नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म JRF विद गुलशन पर। हमारे एक विद्यार्थी ने हमसे एक डाउट पूछा था, जो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, कि सर रिसर्च एप्टीट्यूड में एक कॉन्सेप्ट होता है सैम्पलिंग का, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या आप इसे क्लियर कर देंगे? क्या आप इस पर एक अलग से वीडियो बना के हमारे तक पहुंचा सकते हैं? तो ये वीडियो जो है उसी विद्यार्थी के लिए और उसके लिए है। और रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर आपको सैम्पलिंग पढ़ना है, क्योंकि सैम्पलिंग जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, जिससे जो है लगभग हर शिफ्ट में, हर साल हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग के ऊपर कि सैम्पलिंग होती क्या है, सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट नजर आता है कि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे क्लियर कर लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। तो सैम्पलिंग इन रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सैम्पलिंग इन रिसर्च। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, तुरंत जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, वहां से उस लिंक को ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, इसका पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा और जो पीडीएफ में लिखा हुआ है सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो सैम्पलिंग इन रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैम्पलिंग होती क्या है। तो सैम्पलिंग इन रिसर्च में हम लोग देख सकते हैं कि सैम्पलिंग इज ए रिसर्च रेफर टू प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स आइटम्स आर डाटा पॉइंट्स फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन विद द एम ऑफ मेकिंग इन्फ्रेंस और जनरलाइजेशन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सैम्पलिंग क्या होती है। अगर मान लीजिए कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से हमें जो है 10 बच्चों से बात करनी है, और वो बात इस तरीके से करनी है कि मुझे ये पता चले कि आपका पूरे क्लास में जितने बच्चे हैं उनसे हमारी बात हो रही है। मतलब कि एक बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से कुछ छोटे डाटा को सेलेक्ट करते हैं, इस उम्मीद से कि वो डाटा जो है पूरे डाटा का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। उसी चीज को हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊं कि बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डाटा में से, जब हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से कुछ छोटे अमाउंट ऑफ डाटा को चूज करते हैं, इस उम्मीद से कि ये जो चूज किया हुआ डाटा हमारा है वो अपने इस पूरे पॉपुलेशन, पूरे डाटा का जो सेट है उसका जो है प्रतिनिधित्व जो है वो कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। जब रिसर्च में हम लोग सर्वे वगैरह या डाटा कलेक्शन करते हैं, तो डाटा कलेक्शन के समय कलेक्शन ऑफ डाटा का एक जो मेथड होता है सर्वे या सेंसस, इसी चीज के अंदर सेंसस के एक पैरेलल में जो मेथड चलता है उसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। ओके, तो सैम्पलिंग जो है 2-3 प्रकार की होती है। इसी चीज का हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। सैम्पलिंग जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, दूसरी जो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। जो लिखा है उस पर हम लोग न जाते हुए बस थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ आपको और एक छोटा सा डिफिनीशन जो है वो बताता हूँ, जिससे कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी ग्रुप में से सैंपल अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो उस ग्रुप में इन्वॉल्व प्रत्येक यूनिट या प्रत्येक डाटा का इक्वल चांस होता है कि उसे जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इक्वल चांस होता है कि उसे जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इंश्योर दैट
एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब है कि पूरे डाटा में जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो है हैज ए नोन एंड नॉन जीरो चांस बीइंग सेलेक्टेड फॉर ए सैंपल। प्रत्येक लोगों का जो है एक बराबर चांस बनता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको जो है एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके का अगर कोई सैंपलिंग होती है तो उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वो रिसर्चर के बायसनेस से थोड़ा सा फ्री होता है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है ज्यादा होती है। ओके, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को उसे हम कहते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड डू नॉट गारंटी दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज ए नोन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें जो है प्रत्येक लोग जो हैं आपके डाटा के सबसेट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सेट में, उन लोगों में प्रत्येक लोगों को इक्वल चांस नहीं होता है कि उन्हें जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और उसकी जो है गारंटी उनके पास नहीं होती है। तो इस प्रकार का अगर कोई सैंपलिंग किया जाता है तो उसे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। ओके, हमें उम्मीद है कि ये जो है आपको दोनों क्लियर हो गया होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगर किसी सैंपल किसी ग्रुप ऑफ पीपुल या ग्रुप ऑफ डाटा में से डाटा को कलेक्ट करते समय प्रत्येक एक सिंगल डाटा का जो है नोन और गारंटी नॉन जीरो चांस है कि उसे जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तो उस वहां जो है हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। अगर उस ग्रुप ऑफ पीपुल या ग्रुप ऑफ डाटा में जो है प्रत्येक यूनिट या प्रत्येक पीपुल का नॉन नोन और नॉन गारंटी अगर चांस है कि उसे सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार के सैंपलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। आपके सुविधा के लिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम लोग रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम लोग नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, फर्दर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर जो है हम लोगों को कई प्रकार की सैंपलिंग मेथड्स जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। ओके, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर एक प्रकार का सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज ए इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसलिए ये इक्वल चांस बनता है। और इसको कंडक्ट कराने के लिए जो है लॉटरी मेथड या रैंडम नंबर ऑफ जनरेटर्स, रैंडम नंबर जनरेटर, जैसे कि 100 लोगों में से अगर हमें प्रोबेबिलिटी के आधार पे 10 लोगों को चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 लोगों का नाम जो है एक पर्ची पे लिख के एक बॉक्स में डाल देंगे और उसमें से जो है लॉटरी निकालेंगे। जिन 10 लोगों का नाम जो है आएगा वो हमारे सैंपल होंगे। तो इस प्रकार का अगर कहीं होता है तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, और उसमें जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है लॉटरी मेथड। और रैंडम नंबर जनरेटर का मतलब है कि हम लोग रैंडम नंबर जनरेटर किसी भी बच्चे को बुलाए और पूछे कि बाबू एक नंबर बोलो, तो वो बोल देगा कि 12। किसी और बच्चे को बुलाए बोले कि बाबू एक और नंबर बोलो 12 को छोड़ के, तो बोल देगा 36। इसी तरीके से 10 लोगों को बुलाया, 10 लोगों से 10 नंबर पूछा जाएगा और सिंपल रैंडम नंबर जो है जनरेट किया जाएगा और उनको जो है एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि इंश्योर ईच सैंपल इज इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड। अनबायस्ड अगर है तो वो जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर जो है वो आता ही है। अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग में पूछा जाए कि किस टाइप के मेथड्स का यूज किया जाता है, तो हमें याद रखना होगा कि रैंडम नंबर ऑफ जनरेटर और लॉटरी मेथड का यूज जो है हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग में करते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब होता है स्तरीकृत, स्तरीकृत। हम क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन को जो है, पूरा जो ग्रुप है हमारा, उनको छोटे छोटे लेवल में जो है स्तर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 100 लोगों का ग्रुप है तो उनको हम लोग एज के आधार पे डिवाइड कर देंगे, जेंडर के आधार पे डिवाइड कर देंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे डिवाइड कर देंगे।
इसके बाद जो है रैंडम सैंपल आर टेकन ड्रॉन फ्रॉम ईच स्पेक्ट्रम प्रोपोर्शनली टू इट्स साइज इन पॉपुलेशन। जैसे कि एक ग्रुप में, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और हमको 10 सैंपल जो है कलेक्ट करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ग्रुप को जो है एक स्ट्रेटा में जो है डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ये ग्रुप कैसे डिवाइड हो सकता है कि मान लीजिए कि क्लास में जो है 30 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं, तो इनको इनके पॉपुलेशन के हिसाब से जितना इनका कंट्रीब्यूशन है पूरे पॉपुलेशन में, इसके आधार पे हम लोग अब इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 30 बच्चों, हमको टोटल 10 सैंपल कलेक्ट करना है, 30 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है कि 3 लड़कियों का सिलेक्शन हम लोग करेंगे और 7 लड़कों का सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि टोटल सिलेक्शन जो है वो हमारा 10 सैंपल हमें मिल जाता है। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लिया कि आपके गांव या शहर जहां भी आप रहते हैं वहां 1000 लोगों का एक ग्रुप है, 1000 लोग आपके सोसाइटी या आपके गांव में जो है वो रहते हैं। वहां जो है 400 लोग जो है वो पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेटेड हैं, और 600 लोग जो है अनएजुकेटेड हैं। अब हमको इनमें से जो है मान लिया कि 100 लोगों को सेलेक्ट करना है, 100 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि 40 लोगों को जो है एजुकेटेड होंगे उनमें से सेलेक्ट करेंगे और 60 लोग जो है जो अनएजुकेटेड होंगे उनमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि हम लोग पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग आधार पे अलग अलग स्ट्रेटा में जो है डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग लेवल में डिवाइड कर लेते हैं। वो लेवल किस आधार पर बनाया जा सकता है? एज के आधार पर बनाया जा सकता है, जेंडर के आधार पर बनाया जा सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर बनाया जा सकता है, मैरिटल स्टेटस के आधार पर बनाया जा सकता है कि आप मैरिड है, नॉन मैरिड है। इस किसी भी आधार पर अगर हम लोग अपने पॉपुलेशन को अलग अलग सब ग्रुप्स में अगर डिवाइड करते हैं तो वहां हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो होता है। ओके, आगे होता है एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लिया कि 100 लोगों का ग्रुप है, 100 लोगों का क्लास है आप लोगों का, और इसमें अगर मैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग करना चाहता हूं तो एक सिस्टम जो है मैं बना दूंगा कि प्रत्येक 5वें व्यक्ति को चूज करना है, प्रत्येक 5वें व्यक्ति को जो है चूज करना है। ओके, तो 5वें नंबर पे जो होगा उसको चूज करेंगे, फिर 10वें नंबर पे जो होगा उसको चूज करेंगे, 15 नंबर पे जो होगा उसको चूज करेंगे, 20 नंबर पे जो होगा उसको चूज करेंगे। इस तरीके से जो 100 नंबर पे लास्ट तक आएगा उसको हम लोग चूज करेंगे। तो मतलब कि सेलेक्ट एवरी केथ का मतलब है कि 5वां व्यक्ति हो सकता है, 10वां व्यक्ति हो सकता है, 20वां व्यक्ति हो सकता है, लेकिन एक सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे ऑन द फर्दर अपने सैंपल को जो है कलेक्ट करने में। ओके, इसको हम लोग सिस्टमेटिक सैंपलिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग एक सीरीज को फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रत्येक 5वें व्यक्ति को, प्रत्येक 10वें व्यक्ति को, प्रत्येक 15वें व्यक्ति को, इस तरीके से अगर हम लोग चूज करते हैं तो वो होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ये है यूजफुल व्हेन देयर इज ए लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ ए पॉपुलेशन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एम्प्लॉय। जब पॉपुलेशन में जो है लॉजिकल ऑर्डरिंग होता है, जैसे कि 100 बच्चों के क्लासरूम में आप लोगों का रोल नंबर डिवाइड होता है, 1 2 3 सबको ऐसे रोल नंबर दिया जाता है, तो यहाँ जो है सबको चूज करने में थोड़ा सा आसानी होती है कि 5 रोल नंबर जिसका है वो आ जाए, 10 रोल नंबर जिसका है वो आ जाए, 15 नंबर रोल नंबर जिसका है वो आ जाए। ओके, तो ये होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अगला है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि ये भी जो है हम पूरे पॉपुलेशन को जो है क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है कि एक समूह ग्रुप ऑफ पीपुल। क्लस्टर में डिवाइड करते समय एक चीज का हमें ध्यान रखना है जो कि प्रत्येक क्लस्टर में जो है नंबर ऑफ पीपुल जो है वो इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ पीपुल जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल है कि आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और उसमें से हमें 10 सैंपल जो है कलेक्ट करना है। अगर हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके क्लास के 100 बच्चों को हम लोगों ने मान लीजिए कि
5 सब ग्रुप्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। 5 सब ग्रुप्स जो है हम लोगों ने बनाया और उसमें डिवाइड कर दिया। तो प्रत्येक ग्रुप में जो है 20 बच्चे आएंगे और 10 सैंपल हमें कलेक्ट करना है। तो प्रत्येक ग्रुप में से जो है हम लोग 2 बच्चों को एज ए सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब होगा कि अपने पूरे पॉपुलेशन को हम लोग एक छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। प्रत्येक ग्रुप में जो नंबर ऑफ पीपुल जो होता है वो सेम होता है और उसके बाद जो है अपने प्रत्येक क्लस्टर से हम लोग रैंडम सैंपलिंग जो है कर लेंगे। ओके। ऑफन more practical and cost effective for large geographical dispersed population। तो ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग। रैंडम क्लस्टर आर सेलेक्टेड एंड ऑल मेंबर विद इन द सेलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूड इन द सैंपल। क्लस्टर सैंपलिंग में एक चीज और जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लस्टर का मतलब होता है कि पूरे ग्रुप ऑफ पीपुल को ही जो जितने भी ग्रुप में लोग हैं उनको हम लोग एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमें एक सैंपल कलेक्ट करना है टोटल 100 विलेज इन इंडिया विथ पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपुल। अगर हमें पूरे भारत से 1000 लोगों की जनसंख्या वाले 100 गांवों को चूज करना है तो हम यहां क्या करेंगे, एक क्लस्टर सैंपलिंग करेंगे। मतलब कि पूरे भारत में हम लोग ऐसे गांवों को जो है चूज करेंगे जिसकी पॉपुलेशन जो है 1000 है और फिर उन गांवों में से हम लोग 100 गांवों को जो है एज ए रैंडम सैंपलिंग जो है वो चूज करेंगे। और जब रैंडम क्लस्टर्स को चूज करेंगे तो एक गांव में जितने भी लोग होंगे 1000 लोग वो पूरे एज ए क्लस्टर हमारे सैंपल में शामिल हो जाएंगे। तो ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग। ओके। आगे जो सैंपलिंग है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे हम लोगों ने बात कर लिया है। क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग एज ए सैंपल सेलेक्ट होने के लिए हैं उनको जो है डू नॉट गारंटी that every member of the population has no chance to be selected। किसी भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितने भी लोग हैं उन लोगों का कोई चांस नहीं है कि उन्हें वो जो है एज ए सैंपल सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो इस प्रकार के सैंपलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्वेनियंस सैंपलिंग। कॉन्वेनियंस सैंपलिंग मतलब कि सॉरी आरामदायक नमूना संग्रह या प्रतिदर्श चयन। इसका मतलब ये होता है कि जो सेलेक्ट करने वाला व्यक्ति है वो अपने आराम के लिए ऐसे सैंपल जो है कलेक्ट करता है या ऐसे पार्टिसिपेंट्स को जो है सेलेक्ट करता है जो उनके लिए जो है आरामदायक होते हैं। जैसे कि पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफन यूज्ड टू क्विक एंड easy data collection but may lead to biased sample। जैसे कि एक एग्जांपल है
हमको हिंदू धर्म के कुछ लोगों का जो है सैंपल जो है कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा किसी मंदिर या ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहाँ पे हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं, और वहां से जो है हम लोग अपना सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। ये एक प्रकार का आरामदायक सैंपलिंग है। इसी प्रकार से हमें जो है मरीजों को जो है थोड़ा सा, मरीजों का किसी एक स्पेशल मरीजों के सैंपल को जो है कलेक्ट करना है, तो हम ऐसी किसी क्लिनिक में चले जाएंगे जिसपे सिर्फ वही मरीज जो है आते हैं। तो इस प्रकार के सैंपलिंग को हम लोग आरामदायक नमूना संग्रह या कन्वीनियंस सैंपलिंग बोलते हैं। ओके, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो इसमें होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि इनिशियल पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड एंड देन दे रेफर टू रिक्रूट एडिशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम दियर सोशल नेटवर्क। अब इसका क्या एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमको जो है किसी एक स्पेशल ट्राइब का जो है सैंपल कलेक्ट करना है। वो कोई भी ट्राइब हो सकती है, मान लीजिए कि गोंड जनजाति की हमें जो है सैंपल जो है वो कलेक्ट करना है इन्हीं लोगों का। तो मैं क्या करूंगा कि किसी एक ट्राइबल व्यक्ति को जो है एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा, और इसके बाद का सैंपल जो है ये सेलेक्ट करने के लिए मेरा जो सैंपल है वो और ज्यादा सैंपल से जो है मुझे मिलवाएगा, और एज ए सैंपल उन लोगों को हमारे पास लेके आएगा। उसी तरीके से जैसे कि किसी आप अपने यूनिवर्सिटी में किसी राजस्थान के व्यक्तियों का जो है सैंपल जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक किसी राजस्थान के व्यक्ति को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि मुझे जो है कुछ राजस्थानी लोगों का जो है सैंपल चाहिए। तो वो क्या करेगा कि अपना सैंपल देने के बाद ऐसे और लोगों से आपको मिलवाएगा जो राजस्थानी होंगे और जो आपके काम के होंगे। तो ये इसको हम लोग सनय सैंपलिंग भी बोलते हैं। सैन्य सैंपलिंग मतलब कि धीरे धीरे इसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो सिस्टम होता है कि एक व्यक्ति जो है, आप किसी एक व्यक्ति को चूज करते हैं, वो 3 व्यक्तियों तक आपको पहुंचाता है, फिर वो 3 व्यक्तियों तक पहुंचाता है। तो एक प्रकार का ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसे इस सैंपलिंग में हम लोग काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि ट्राइबल, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थानी, गुजराती, इस टाइप का अगर कोई सैंपल हमें कलेक्ट करना है तो हम किसी एक पर्सन को एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी लोगों तक वो हमें खुद पहुंचा देता है। अगला है पर्पोजिव सैंपलिंग। पर्पोजिव सैंपलिंग का मतलब है कि सउद्देश्य सैंपलिंग, सउद्देश्य प्रतिदर्श चयन। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन। जैसे कि मान लिए कि मैं जो है कोई ऐसा रिसर्च कर रहा हूं जिसमें मुझे सिर्फ 18 से लेकर 20 साल के एज के बच्चे ही चाहिए, और जो ऐसे बच्चे चाहिए जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर जो है फिट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई सैंपलिंग जो हम लोग पहले प्री डिटरमाइंड उद्देश्य के साथ अगर करते हैं तो उसे हम लोग पर्पोजिव सैंपलिंग बोलते हैं। यूजफुल फॉर स्टडी स्पेसिफिक सब ग्रुप्स आर इंडिविजुअल हु प्रोसेस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स prone to researcher biased and may not be representative of the entire population। ये होता है पर्पोजिव सैंपलिंग। इसके बाद अगला जो होता है, इसमें तीसरा जो सैंपलिंग होता है कोटा सैंपलिंग। इसमें रैंडम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों प्रकार की सैंपलिंग जो है वो पाई जाती है। कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले से एक रिजर्व कोटा होता है। रिजर्व कोटा का मतलब है कि हम ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो है 100 सैंपल अगर चाहिए तो उसमें जो है 25 लड़कियां चाहिए और 75 जो है वो लड़के चाहिए, या 100 सैंपल चाहिए तो उसमें जो है हमें 5 से 10 साल के भीतर के 10 लोग चाहिए, 10 से 15 साल के भीतर के लोग 10 लोग चाहिए, 15 से 25 साल के भीतर के हमें 10 लोग चाहिए। तो इस प्रकार का कोई सैंपलिंग होता है जिसके लिए हमें
हमारे पास प्री डिटरमाइंड कोटा होता है कि हमें जो है इस कैटेगरी के इतने सैंपल्स ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन या किसी भी बेसिस पे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं कि ये हमारे कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। इसमें से हम लोग सैंपल जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग नॉन रैंडम सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि एक बार जो हम लोग कोटा डिसाइड कर लेते हैं, कोटा डिसाइड करने का मतलब है कि 25 लड़कियां चाहिए और 75 लड़के चाहिए, तो 1000 लोगों में जितनी लड़कियां उन लोगों को हम लोग अलग कर लेंगे। मान लिया कि 300 लड़कियां हो गई और 700 लड़के हो गए। अब 300 लोगों में से क्या करेंगे, हम 25 लड़कियों को चूज करने के लिए रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करेंगे, और 700 लड़कों में से 75 लड़कों को चूज करने के लिए हम लोग रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करेंगे। ओके, तो ये था कोटा सैंपलिंग, सोनोवाल सैंपलिंग, परपोजिस सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो ये था सैंपलिंग। हमें उम्मीद है कि जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन को पूछा था उसको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर फर्स्ट पेपर की आप तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारी सफलता क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 999 रुपये का पेमेंट करना होगा। कोर्स की वैलिडिटी जो है 1 ईयर है, यानी कि अगर आप अभी कोर्स ले लेते हैं तो इसका लाभ आप जून में तो उठाएंगे ही, साथ साथ दिसंबर वाले नेट के एग्जाम के लिए भी आपको कोई कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस जो गूगल मीट के माध्यम से चलती हैं, क्लास नोट्स, रिक्वायर्ड मटेरियल, 10 से अधिक मॉक टेस्ट, 10 से अधिक मॉक टेस्ट नहीं, लगभग आपको 20 से अधिक मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक वीक में 2 मॉक टेस्ट हम लोग कराते हैं। 1000 से अधिक जो है PYQ डिस्कशन मिलेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब है कि अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप अपने मेंटर यानी कि हमसे कभी भी कॉल या मैसेज करके अपने डाउट को कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में अगर डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पे एक बार जो है एक छोटा सा वीडियो जो है बना दीजिए, तो मैं जो है वो डाउट आपका जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए।